Hello students, welcome to new classes. So today we are going to study the first chapter of NCERT class 10 हिंदी मीडियम। हमारे अध्याय पहले का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें हमें पढ़ना है जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो हमारे दैनिक जीवन में यही होता है कि गर्मी में जब दूध को कमरे के ताप पर खुला छोड़ दिया जाए तो दूध का परिवर्तन हो जाता है दही में। और दूसरा है लोहे का तव या तसला या फिर कील आँख को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अब ये जो लोहे का कोई भी आपको पदार्थ लेना है और उसको क्या करना है, आर्द्र मतलब होता है नमी, ठीक है। तो नमी वाले वायुमंडल में इसे खुला छोड़ देते हैं तो इस पे जो है कुछ भूरी रंग की कुछ परत जम जाती है जिसे हम लोग जंग बोलते हैं, जंग लग गया। दूसरा अंगूर का किण्वन हो जाता है तो अंगूर जो है वो सड़ जाता है। भोजन पकाया जाता है, जब पकता है तो फिर हम लोग उसके पुराने अवस्था में उसे वापस नहीं ला सकते हैं। हमारा शरीर भी भोजन पचा लेता है तो वो भी हमें पचाने के बाद आउटपुट कुछ और देता है, एनर्जी देता है, कुछ वेस्ट सब्सटेंस भी देता है, लेकिन वो पुरानी अवस्था को फिर वापस नहीं देता है। हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, बट अगर हम छोड़ने की बात करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि पुरानी अवस्था से बिल्कुल भी इसका कोई मेल नहीं है। तो इन सभी में आपने देखा है कि किसी न किसी चीज़ का प्रारंभिक जो वस्तु है इसकी प्रकृति तथा पहचान किसी न किसी तरीके से बदल जा रही है। अब वो बदल जा रही है तो फिर वो वापस नहीं आ रही। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो पदार्थ के जो भी भौतिक या फिर रासायनिक जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भौतिक कि वो उसे भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसे फिर से पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे बर्फ़ का पानी में पिघलना या फिर पानी का बर्फ़ बनना। ये सब दूध का ठंडा होना चाहे गर्म होना, ये सब जो भी है, बल्ब का जलना बुझना, ये सब कि जो भी है ये सब भौतिक परिवर्तन है। अगर हम वही रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसे पुरानी अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं, जैसे दूध का दही जमना, लोहे का जंग लगना, या फिर बहुत सारा ऊपर जो अभी हमने ऊपर जो दर्शाया है एग्जाम्पल उदाहरण, आप उसे भी देख सकते हो। इन सब में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रासायनिक परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये सब जो भी हमें कि एक तरीके से उत्पाद जो ये हमें दे रहे हैं ये हमारे पुराने अभिकरण से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है और इसकी अवस्था बिल्कुल भी चेंज हो गई है। तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया किसके कारण होती है, रासायनिक परिवर्तन किसके कारण होती है, रासायनिक अभिक्रिया के कारण। तो जहाँ रासायनिक परिवर्तन है वहाँ रासायनिक अभिक्रिया है, जहाँ रासायनिक अभिक्रिया है वहाँ रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। अब ये तो हमने कह दिया कि रासायनिक परिवर्तन है, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया है, सब एक ही बात है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो हम इसे कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है
इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्रियाकलाप 1.1 में क्या दिया गया है। पहली बात तो सावधानी दिया गया है कि इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। बिना शिक्षक की मदद के बगैर आप ये क्रियाकलाप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना ये आपको हानि पहुंचा देगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा आपको सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा के लिए छात्र जो है आँख पर चश्मा पहन सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब क्रियाकलाप स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। आपको करना क्या है कि 3 से 4 सेंटीमीटर मार्केट में बाज़ार से आपको मैग्नीशियम रिबन ख़रीद के लाना है। और जो रेगमाल वो होता है जिस पे बालू चिपकी रहती है, और लोहे का जंग वंग छुड़ाने के लिए जो पेपर सैंड पेपर जो आता है उससे बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे रेगमाल। तो रेगमाल से रगड़ के आपको मैग्नीशियम रिबन को साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, रेगमाल से मैग्नीशियम रिबन को साफ़ कर लेने के बाद आपको करना ये है कि ये एक जो मैग्नीशियम रिबन है जो साफ़ हो चुका है उसके एक छोरे पे आपको चिमटा से पकड़ना है, और दूसरे छोरे को आपको क्या बोलते हैं बर्नर पे रखिए या फिर जहाँ भी मोमबत्ती है उसके ऊपर उसे जलाइए। उसके बाद उससे जलने के बाद जैसे आप यूजुअली कोई कागज़ का टुकड़ा जलाते हो तो कैसे जलाते हो, एक कोना को आप हाथ से पकड़े रहते हो, दूसरे कोना को आप मोमबत्ती या फिर बर्नर के ऊपर रखे हो। तो वैसे ही आपको मैग्नीशियम रिबन जलाना है। कागज़ के जलने के बाद जैसे राख इकट्ठा होती है वैसे ही आपको मैग्नीशियम रिबन को जलने के बाद भी राख इकट्ठा होगी। तो उस जो राख इकट्ठा हुआ है उसे आपको वॉच ग्लास, शीशा का एक ग्लास आता है, आप उसमें उसे इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम का दहन करते समय अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। पहली बात तो आप अपनी आँखों पे चश्मा पहने रखिएगा, और दूसरी बात कि आपको इसे अपनी आँखों से दूर करके करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ पे एक बर्नर है, उसके बाद ये रहा चिमटा, और चिमटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है, और ये रहा नीचे वॉच ग्लास जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है, और इस प्रकार से मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए कि इसका दहन करने का क्या था भाई, ये कोई आदमी थोड़े ना कि इसका दहन करेंगे, कुछ तो इसका मोटिव होगा। तो इसका मोटिव है, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। तो आप जब मैग्नीशियम रिबन का दहन करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एकदम चमकदार श्वेत लौ, एकदम सफ़ेद लौ, क्या बोलते हैं, मतलब कि जैसे गैस जलता है हमारे घर में तो वो उसका जो लौ होता है वो नीले रंग का होता है। और अगर बात करें चूल्हा की, तो जो मतलब लकड़ी उकड़ी से खाना बनता है तो उसका लौ जो है लाल होता है, लेकिन जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होगा तो उसका लौ एकदम सफ़ेद होगा, बिल्कुल भी सफ़ेद, ठीक है। श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारे नीचे मतलब कि जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो राख नीचे इकट्ठा हो रही है, उस राख को यहाँ पे बोला गया है श्वेत चूर्ण। अब इस श्वेत चूर्ण क्या है, श्वेत तो समझ में आ रहा है कि सफ़ेद रंग का होगा, चूर्ण मतलब होता है पाउडर, तो सफ़ेद रंग का पाउडर वहाँ पे वॉच ग्लास में मैग्नीशियम का इकट्ठा होगा।
अब वो सफ़ेद रंग का पाउडर का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो उसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप सोचोगे कि मैंने तो जलाया था मैग्नीशियम, अब इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड कहाँ से आ गया भाई, ये तो बड़ी चमकदार वाली बात हो गई। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? ऑक्सीजन आया है हमारे वातावरण से। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित है, जिसकी वजह से जब मैग्नीशियम का दहन हो रहा था तो उसके साथ मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया किया और क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी तक आप इतना ही समझो, इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ये चैप्टर किसके बारे में कह रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, मतलब कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। उसके बाद अब दिया है क्रियाकलाप 1.1। तो एक क्रियाकलाप 1.2 में देखिए आपको क्या करना है। एक परख नली में लेड लेना है। लेड क्या होता है? शीशा, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक परख नली में आपको लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, मतलब कि विलयन लेना है। लेड नाइट्रेट का घोल लेना है, ठीक है। दूसरी परख नली में पोटेशियम आयोडाइड लेना है, ठीक। इसके बाद इस दोनों परख नली के घोलों को एक दूसरे में मिला देना है। मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो मिलाने के बाद हमें क्या मिलेगा ना कि एक पीली रंग की जो है क्या बोलते हैं उससे, एक मिनट, मैं अभी आपको देख के बताती हूँ उसे क्या तो बोलते हैं। कुछ ठोस टाइप का बन जाता है। पीली रंग की क्या बनती है? हाँ, पीली रंग की ना वो बनती है क्या तो उसे बोलते हैं, मैंने अभी जब दूसरे को पढ़ा रही थी तो वो कुछ सॉलिड टाइप का बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते आगे आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। आप लोग सिंपल समझो कि कुछ इसका जो है ना कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड था वो कलरलेस था, ठीक है। नहीं, वो जो था शायद, हाँ वो भी कलरलेस था। पोटेशियम आयोडाइड भी जो था पानी के कलर का था, बिल्कुल उसका कोई कलर नहीं था। और लेड आयोडाइड भी था, लेड नाइट्रेट था, उसका भी कोई कलर नहीं था। लेकिन जब इन दोनों का मिश्रण एक साथ हुआ तो पीली रंग की एक पदार्थ बनी, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें इस क्रियाकलाप को करने का मेन मतलब यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में कलर यानी कि रंग का बदलाव होता है, ठीक है, रंग में परिवर्तन होता है। अब देखिए क्रियाकलाप 1.3 देखते हैं। तो एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। आपको क्या करना है कि एक परख नली में जिंक के टुकड़े, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जिंक के, आपको वो लेने हैं। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। इसमें ना थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सावधानी करनी है कि जो भी आप अम्ल इस्तेमाल करें उसे बहुत सावधानी से करना, क्योंकि आपको भी पता है कि अम्ल बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? अब जैसे ही आप उस जिंक के टुकड़े में
हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल डाल रहे हो, मिला रहे हो, तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन तो देखो दो तरीके से होगा। एक तो परिवर्तन होगा कि गैस का निकास होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा परिवर्तन होगा कि तापमान में परिवर्तन होगा। जो उसका टेम्परेचर था, जो उसका तापमान था वो नॉर्मल था, बट जैसे ही अगर हम जिंक को और क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मान लो या सल्फ्यूरिक अम्ल को एक साथ मिक्स करते हैं या फिर दोनों का मिश्रण करवाते हैं, तो टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न में से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के कुछ मतलब उसके गुण होने चाहिए ना, कि ये गुण होगा तो हम जान जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो हमारे अंदर भी गुण है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी ये गुण है कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं। अदरवाइज़ हम लोग भी रोड पे घूमते तो कोई हमें नहीं कहता कि हम स्टूडेंट्स हैं। सबकी अपनी अपनी गुण होती है, पहचान होती है। तो वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया की भी गुण है और पहचान है। पहली है अवस्था में परिवर्तन। जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दूध। जो था पहले एकदम प्योर, आप देखोगे तो पहले एकदम प्योर जो द्रव में था। ठीक है, पूरी तरीके से वो द्रव था, लेकिन जैसे ही दही बना तो वो ठोस बन गया, हल्का सा ठोस बन गया ना। अब देखो रंग में परिवर्तन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्रियाकलाप 1.2, जिसमें पीला रंग हो जाता है लेड आयोडाइड की वजह से। तो रंग में परिवर्तन का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कि लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ होता है, तो जो उत्पाद है वो हमें देता है लेड आयोडाइड, जिसका कलर पीला होता है, और प्लस में पोटेशियम नाइट्राइट। ओके, गैस का निकास। ठीक है, अब तीसरा है गैस का निकास। तो गैस का निकास देखिए क्रियाकलाप 1.3 में था। जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे के साथ इनका मिश्रण होगा तो क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड ZnCl। अब बचा कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला होता है HCl। उसका Cl जो है जिंक के साथ कंबाइन हो गया। उसने कहा कि भाई मेरी तुमसे दोस्ती बहुत अच्छी है, मैं तो अपने इस हाइड्रोजन को छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। उसने जिंक का हाथ पकड़ लिया। अब बचा बेचारा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उसके गुण होते हैं कि उड़ेगा। तो जब गैस अकेला हो गया तो उड़ गया। तो गैस का निकास कहीं ना कहीं इस क्रियाकलाप में गैस का निकास हो रहा है। और प्लस में देखिए ये भी हो रहा है कि तापमान में भी परिवर्तन आ रहा है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अगर हम मतलब अपने चारों तरफ देखें तो हर जगह बिना रासायनिक अभिक्रिया का कोई काम नहीं होता। अगर आप बोल रहे हो मैं यहाँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारे अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हमें एनर्जी मिल रही है और हम आपको पढ़ा रहे हैं। बिना रासायनिक अभिक्रिया का कोई काम नहीं होता। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में हमको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब आता है हमारा टॉपिक 1.1.1, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। अभी रासायनिक समीकरण है कि रासायनिक अभिक्रिया को छोटे से छोटे रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दे दिया। अब डिटेल में आप इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं
क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये तो आप सभी ने देखा कि जब भी मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम इस चीज़ को वाक्य के रूप में लिखें तो इसका विवरण देखिए बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ गया। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। तो इतना लंबा मतलब अच्छा नहीं है, हर चीज़ का शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। तो अब देखिए कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखें तो कैसे लिखा जा सकता है? हमें इसे शब्द समीकरण के रूप में भी लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो देखिए पहली बात तो यह है कि आप इसे वाक्य समीकरण में लिख सकते हो। दूसरी बात यह है कि आप इसे शब्द समीकरण में लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो किसी भी अभिक्रिया के दाएं साइड होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं जो किसी भी अभिक्रिया के बाएं साइड होता है, बाएं तरफ होता है, उसे बोलते हैं अभिकारक। और जो हमें फाइनल में जो लास्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब कि जो दाएं साइड में होता है उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन का जो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसे अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे कि ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, उन्हें बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बनाते हैं या फिर किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। अंडरस्टूड? ओके। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। तो शब्द समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य के मतलब इन दोनों को मतलब कैसे बताएंगे कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। कहीं ना कहीं देखिए तो इनके जो तत्व हैं सब सेम है। मैग्नीशियम इसमें भी है, मैग्नीशियम इसमें भी है, ऑक्सीजन उत्पाद में भी है, अभिकारक में भी है। तो इनको अलग करना ज़रूरी है ना, तब ना हम जानेंगे कि इस साइड वाले जो हैं वो अभिकारक हैं, उस साइड वाले जो हैं वो उत्पाद हैं। तो हम इनको अलग कैसे करते हैं? बिल्कुल ऐसा एक तीर लगा के इनके मध्य में हम एक तीर लगाते हैं, जिसकी वजह से हम ये दर्शाते हैं कि ये अभिकारक है और दूसरी तरफ वाला उत्पाद है। अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाई और LHS लिखा जाता है। तो मैंने अभी कहा ना आपको कि अभिकारक ऐसा नहीं है कि हमेशा योग का चिन्ह लगेगा। एक है वियोजन अभिक्रिया, उसमें कोई योग का चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, वियोजन अभिक्रिया को छोड़कर अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उसके साथ योग का चिन्ह लगेगा और बाईं तरफ लगेगा, यानी कि अभिकारक के तरफ योग का चिन्ह लगेगा और उसे आप LHS लिख सकते हो। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी योग का चिन्ह लगेगा, लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है।
तो जैसा कि मतलब आपने अभिकारक के तरफ जो है M+ का चिन्ह यानी कि योग का चिन्ह लगाकर उससे LHS लिखा, और इसमें एक एक्सेप्शन है कि आप इसे वियोजन अभिक्रिया में नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते। तो वैसे ही उत्पाद में भी एक एक्सेप्शन है कि आप इसे संयोजन अभिक्रिया में नहीं लगा सकते, कोई प्लस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला जुला के यही है कि अभिकारक और उत्पाद को अलग अलग करने के लिए या फिर इनको दर्शाने के लिए इनके बीच में या फिर इनके मध्य में एक तीर का निशान लगाया जाता है, तीर का चिन्ह लगाया जाता है, और अभिकारक के तरफ एक योग का साइन दिया जाता है और उत्पाद के तरफ भी योग का साइन देके RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। देखिए, मैग्नीशियम प्लस जो ऑक्सीजन है वो मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिधर अभिक्रिया का फाइनल मतलब कि जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है उसकी तरफ वो इंडिकेट करेगा। तो इसलिए तीर का जो सिरा है या फिर कोना है, आप जो भी बोल लो, वो उत्पाद की तरफ उसका फेस रहता है। क्योंकि जो मतलब जो चीज़ फाइनल आती है, जैसे कि कुछ लोग होता है ना, मतलब मैथ में जैसे आप लिखते हो कि 2+2 उसके बाद ऐसे ही तीर लगा देते हो 2 ठो और कहते हो = 4, तो वैसे ही क्यों 4 लिखे, क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसका फाइनल आंसर है। वैसे ही अगर आप बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इन लोग का फाइनल प्रोडक्ट है, इसलिए क्या होता है कि हम इन्हें ऐसे तीर लगाते हैं। ओके, उसके बाद गाइस यहाँ पे दिया हुआ है कि यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है कि अभिक्रिया होने के बाद क्या बना है, किस दिशा में अभिक्रिया हुई है, तो ये हमें दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद है 1.1.1 रासायनिक समीकरण को लिखना। ठीक है, क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। पहली विधि थी कि वाक्य समीकरण लिखना, दूसरी विधि थी शब्द समीकरण लिखना, तो अब पूछा है कि क्या इससे भी संक्षिप्त विधि है, मतलब कि इससे भी कोई छोटी विधि है जिससे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को एकदम छोटे फॉर्म में छोटे लाइन में लिख दें। तो शब्द की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण का अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। तो अगर हम शब्द के जगह पे रासायनिक सूत्र लिखें और उसका जो है क्या बोलते हैं, उसकी अवस्था लिखें, तो ये हमें कुछ ज़्यादा ही जानकार या उपयोगी बना सकता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और उसके बाद अगर आप इसका फार्मूला बनाओगे तो इससे मिलेगा हमें MgO। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिनती कर उनकी तुलना करें, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है। तो आप देखिए कि तीर के दाएं और बाएं ओर जो भी तत्व के परमाणु हैं, जैसे मैग्नीशियम का ये एक परमाणु है, तो मैग्नीशियम का परमाणु अगर देखें अभिकारक के तरफ तो एक है, ठीक है, और उत्पाद के तरफ भी एक है। अगर वहीं बात करें हम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु जो है अभिकारक के तरफ 2 है और ऑक्सीजन की तरफ 1 है। तो ये तो हमने भाई कह दिया कि नहीं, ये तो दोनों तरफ समान नहीं है। ठीक है,
यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर दोनों तरफ समान है, बराबर है, तो हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है। ठीक है। और यदि नहीं है तो हमारा जो समीकरण है वो असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों और द्रव्यमान बराबर नहीं है। इस अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस अभिक्रिया का जो ऐसा रासायनिक समीकरण का जो ढांचा मतलब लिखने का जो तरीका है उसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम की वायु के जलने का ढांचा समीकरण है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व।